नमस्कार। उत्तराखंड ब्यूरो में इस हफ्ते हमारे साथ मेहमान है उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या। अगले कुछ महीनों में उत्तराखंड में चुनाव हैं और रेखा आर्या अपने बयानों के लिए, अपनी कार्यशैली के लिए बहुत खबरों में रहती हैं। उनसे आज सवाल करेंगे और उनके जवाब जानेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, दीपांकर भट्ट, सुनील नप्रभात और सत्येंद्र बर्थवाल। रेखा जी, स्वागत है आपका। कई बार ऐसी खबरें आती हैं, कई ऐसे नेता जिनका कांग्रेस का बैकग्राउंड रहा है, वो कांग्रेस के टच में हैं, जा सकते हैं, तो आपको नहीं लगता अपनी पुरानी पार्टी की तरफ भी एक बार जाया जाए, जिन्होंने आपको टिकट दिया था, मौका दिया था? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो वैचारिक रूप से देखें, काम करने के दृष्टिकोण से देखें, घोषणाओं के दृष्टिकोण से देखें, सम्मान के दृष्टिकोण से देखें, दलित वर्ग के सम्मान के दृष्टिकोण से देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है। तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि जो लोग यहाँ पर आए हैं तो बेमन से आए थे। निश्चित रूप से कोई कारण था और आज सब लोग इसमें रच बस गए हैं, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये तो एक मात्र र्यूमर है, जिसने जाना होता अब तक में उनके प्रदेश अध्यक्ष, अब तक में उनके चुनाव संचालन समिति के संबंधित जो भी अध्यक्ष हैं वो भी बता चुके हैं कि हमसे इतने लोग संपर्क में हैं, इतने लोग आने वाले हैं। मुझे बताइए कि जाने वाले कितने थे, वहाँ से आने वालों की संख्या आप गिन लीजिए। तो इससे साफ पता चलता है कि कहीं किसी की मंशा इस प्रकार की नहीं है कि जो है पुनः जो है दूसरी उस पार्टी में लौटा जाए। क्योंकि क्या है, उस पार्टी में कहीं वैचारिक ताकत नहीं रह गई है। वो पार्टी आज अपना अस्तित्व खो रही है। वो पार्टी जिसका नेतृत्व करने का जो पूर्व मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं, क्या स्थिति पंजाब में है और क्या स्थिति उत्तराखंड में, तो कौन जाएगा? और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है और सभी उसकी चाहे हिंदुत्व की विचारधारा हो, विकास की विचारधारा, उनके साथ खड़े। देखिए, आप जिन्हें दाजू कहती हैं, यानी कि बड़ा 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 ब्रदर होता है कुमाऊनी में, हरीश रावत की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी पार्टी में भी आप रही हैं। माना जाता है कि जो भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी आपको बीजेपी में लाने में उनकी भी भूमिका रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ दिनों पहले आप दोनों नेता बहुत विवाद में पड़े। हरीश रावत जी ने आपके लिए कुछ कहा, आपने उनको कुछ ऐसा एक बैल कहा कि जो बूढ़ा हो चुका है ना, इस तरह के कुछ एक चला। तो ऐसी क्या वजह रही कि संबंध इतने कड़वे हो गए? देखिए, वैसे मैं कभी किसी के खिलाफ जो है अपशब्द कहना या अमर्यादित बात कहना, ये मेरा स्वभाव नहीं है और ये स्वभाव मेरा ही नहीं, किसी भी महिला का ऐसा स्वभाव होता नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जब जब जो है किसी पहाड़न को या किसी महिला को यदि छेड़ा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो महिला फिर उसको छोड़ती नहीं है। और जिस प्रकार से भी उन्होंने आक्षेप लगाने का प्रयास किया, उसी प्रकार से उनको जवाब दिया गया। मैं पर हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं दलित मुख्यमंत्री अपने जीते जी देखना चाहता हूँ उत्तराखंड में। आप हो, यशपाल आर्य हो, प्रदीप टमटा और तमाम नेता ऐसे हैं जो दलित नेता। और यशपाल आर्य, आपके बारे में ये कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास है, कि 5 नेता जो कांग्रेस में जाना चाहते हैं उसमें यशपाल आर्य की टीम में आपका नाम भी है। और हरीश रावत कहीं ना कहीं दलित जो सीएम की बात कर रहे हैं, उसको आपको लगता है कि बड़ा स्टेप है? देखिए, मैं समझती हूँ कि हरीश रावत जी केवल जो है चिंगारी छोड़ के जो है उसका तमाशा देखने की कोशिश करते हैं। और मैं समझती हूँ कि प्रीतम सिंह जी जो उनके नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कितना बेहतर जवाब दिया कि 2002 में क्या हुआ था, 2012 में क्या हुआ था, 2014 में क्या हुआ था। आप तो सदैव अपने लिए लगे रहे कि हमें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपके विधायक जो है धरना प्रदर्शन करते थे, आपने बहुगुणा जी को किसी प्रकार से मुख्यमंत्री के रूप में चैन से आपने उनको रहने नहीं दिया। आपके समर्थित विधायकों ने लगातार धरना प्रदर्शन करके जो है उनका जीना हराम कर दिया था। तो उस समय दलित चेहरा आखिरकार कहाँ चला गया था, कौन सी गुमनामी में खो गया था? और रही बात दलित बनाने की, तो मैं कह सकती हूँ कि भाई यशपाल जी उस समय वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो आखिरकार ये विचार उनका अभी क्यों फूटा? और ये 2-3 महीने बाद इलेक्शन है और अभी क्यों फूटा? इसकी टाइमिंग भी देखने की आवश्यकता है और यह भी देखने की आवश्यकता है हरीश रावत जी कितनी बातों पर टिकते हैं। उन्होंने सल्ट में कहा कि भाई वहाँ पे जो है क्लीन स्वीप मिलना चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय जीना जी का असामयिक निधन हो गया है और जिसके कारण से जो है उनके परिवार के सदस्य को जो है हमें वॉकओवर देना चाहिए। क्या उन्होंने ऐसा किया? तो इसलिए उनकी कथनी और उनकी करनी जो है बहुत अंतर है। ये केवल और केवल जो है चुनावी स्थितियों को देखते हुए जो है उन्होंने शगुफा छोड़ा है, जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। मैं समझती हूँ जब समय आता है वो सब चीज़ें पूर्ति होती हैं। दलित चेहरा जिस दिन बनना होगा वो भारतीय जनता पार्टी से भी बन सकते हैं और जब अवसर बनेगा वो कहीं से भी बन सकते हैं। लेकिन हरीश रावत जी की बात पर भरोसा करना तो मैं समझती हूँ हम लोगों की जो है वो कहीं ना कहीं मूर्खता होगी। और रही बात कि हम उस टीम में हैं कि हम जाने वाले हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जिस किसी ने भी अफवाह उड़ाया है भगवान उसको सद्बुद्धि दे। अच्छा मंत्री जी, एक चीज़ बताइए, पंजाब में एक्सपेरिमेंट करा कांग्रेस ने, एक दलित मुख्यमंत्री वहाँ पर दिया है,
तो एक उम्मीद कम से कम जो दलित नेता हैं देश भर में उनको बंधी है कि भाई ठीक है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो चीफ मिनिस्टर जैसी पोजीशन होंगी वो आ सकती हैं। हरीश रावत जी ने ये बात कही, आपका कहना ठीक है कि वो किसी भी पार्टी से बन सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या दलितों को और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, बड़ी पोजीशंस मिलनी चाहिए सरकारों में? देखिए, निश्चित रूप से दलितों को हो या किसी भी कमजोर पक्ष को हो, उसका जनप्रतिनिधि या उसका प्रतिनिधि जरूर उसका जो है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनको प्रतिभाग करने का मौका मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, सब जगह उनको जो है अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक वर्ग विशेष है जो कि बहुत दबा हुआ है, कुचला हुआ है, जिसके बारे में शायद उसको स्वयं के अपने अधिकारों के बारे में इतनी जानकारियां नहीं रहती हैं। तो आवश्यकता है कि इन लोगों को आरक्षण जैसी व्यवस्था कहीं ना कहीं हमें लागू करना चाहिए। दूसरी आवश्यकता यदि हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में जितना सब लोगों का अधिकार है उतना उस वर्ग विशेष का भी अधिकार है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के टाइम पे कई मौक़ों पर देखा गया कि ट्यूनिंग आपके और पूर्व सीएम के बीच कुछ ठीक ठाक ट्यूनिंग नहीं रही, कई विषयों पे ये बात सामने निकल के आई। देखिए, मेरी पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र जी के साथ में कभी भी मेरी कोई ख़राब बात नहीं हुई, पर मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, उनके कार्यकाल में मेरे अधिकारियों के साथ में, खासकर हमारा जो महिला सशक्तिकरण विभाग है उसमें ऐसे अधिकारी रहे जहाँ पर हमारे निर्देशों का अनुपालन नहीं होता था, तो वहाँ पर जो है हमारे अधिकारियों को लेकर ज़रूर हमने अधिकारियों को ठीक करने की कोशिश की और जनहित में फैसला करने के लिए बाध्य करने की कोशिश करी है। वो सारा संघर्ष जो है आप देख सकते हैं, लेकिन त्रिवेंद्र जी के साथ में कभी भी मेरी किसी भी प्रकार की कोई खराब बात या हमारी खराब कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई है। इसके पीछे क्या कारण देखें मैम कि आपके अधिकतर कई ऑफिसर्स है, चाहे वो एसीएस राधा रतूड़ी हो या हाल फिलहाल के घटनाक्रम हो, वी षणमुगम हो, बहुत बार अनबन रही। देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास ना पशुपालन विभाग भी है जिसमें मेरे पास सेक्रेटरी भी है, डायरेक्टर भी है। मेरे पास फिशरी डिपार्टमेंट भी है जिसमें सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है। मेरे पास महिला कल्याण है जिसमें सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है। मेरे पास डेयरी है जिसमें सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है। और इन चारों विभागों में मैं कह सकती हूँ मेरा किसी संग विवाद नहीं होता है, क्योंकि जो निर्देश दिए जाते हैं कानून की परिधि में वो काम होते हैं। लेकिन जितने नाम आपने गिनाए हैं, चाहे वो आपने अभी जिन जिन के भी नाम गिनाए हैं, वो सारे महिला सशक्तिकरण विभाग में रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण विभाग में चूंकि हम इस विभाग में विशेष इंटरेस्ट भी लेते हैं इस विभाग से, क्योंकि हम स्वयं में इस बात से कि हम स्वयं महिलाएं और महिलाओं की पीड़ा को हम समझते हैं और समझने के साथ में मेरी कोशिश रहती है कि जनमानस की या महिला की भावना के अनुसार हमारी योजना का स्वरूप होना चाहिए, उसका एज इट इज क्रियान्वयन होना चाहिए, ये सोचते हुए हम संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हैं। और जब वो नहीं मानते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो एक्शन लेना चाहिए, जो एक मंत्री का अधिकार होता है, उस अधिकार का फिर हमने प्रयोग किया। तब सीएम ऑफिस से सपोर्ट नहीं मिला, आप जिन अधिकारियों को बदलने की मांग करते थे वहाँ सीएम ऑफिस में फाइल रुक जाते थे, क्या कुछ ऐसा था? देखिए, उस समय भी परिवर्तन किए गए। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी के साथ में भी जब वार्ता करी तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे यहाँ राधा रतूड़ी हुआ करती थी, उनको परिवर्तित करके सौजन्या जी आई। फिर पहले विमी सचदेवा हुआ करती थी, उनकी जगह पे दूसरे डायरेक्टर आए। फिर उनका कहीं कोई रद्दोबदल हुआ तो फिर उसके बाद में षणमुगम आए। षणमुगम जी जब ठीक नहीं चले तो उसके बदले में दूसरे आए। तो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन हुआ। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सुना, लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुना। तो वो जो हमने क्लास लेनी चाहिए थी वो हमने ली। मैम, एक मामला काफ़ी चर्चित रहा आपके महिला सशक्तिकरण विकास में कि जो 25,000 में नौकरी वाला, 25,000 में कर्नल कोठियाल नौकरी मिल जाती है। कई लोग हैं जिन्होंने कहा कि 25,000 सालाना देना पड़ता है फिर नौकरी मिल रही। क्या कुछ रहा इसमें, क्योंकि इसमें अभी तक मामला कोई क्लियर नहीं हो पाया? देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि जिन महानुभाव का आप नाम ले रहे हैं वो शख्स यदि राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं तलाश रहे होते तो शायद वो ऐसा नहीं करते। और मैं ये कह सकती हूँ कि इस मामले में केवल और केवल जो है राजनीति है और कुछ नहीं है। विभाग को बदनाम करने की एक क्रिया प्रक्रिया है और एक सेंसेशनल बने रहने की जो है एक तरीका है। यदि संबंधित व्यक्ति ने संबंधित को घूस दिया तो घूस देना ही सबसे पहला तो अपराध है। यदि आपकी नीयत अच्छी है, यदि आपकी नीयत अच्छी है और यदि आपकी सोच अच्छी है, यदि आप युवाओं के लिए लड़ रहे हैं कि जिनका भाई संबंधित कंपनी उन युवाओं का जो है पैसा ले रही है, अनरिकॉर्डेड पैसा ले रही है, तो आखिरकार वो युवा आज के समय का जागरूक है, क्यों नहीं उस पर एक्शन लेते हैं? लेकिन मंत्री जी देखिए, एक उंगली तो उठी गई है, एक बड़े करप्शन की तरफ उंगली तो उठी गई। जब स्टेट में अपनी एजेंसी है, उपनल है, यहाँ पर जो प्लेसमेंट करती है, तो क्या जरूरत थी कि एक नई एजेंसी लीजिए, वो भी जो अलग से पैसा मांगती हो कैंडिडेट से? देखिए, कोई कैंडिडेट से पैसा यूं ही नहीं मांगता है। यदि हम भी किसी का टेंडर करते हैं तो बदले में डिपार्टमेंट उससे सिक्योरिटी रखता है।
पीडब्ल्यूडी की यदि सड़क भी आप कर रहे होते हैं तब भी उसमें आपको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। जब वो काम पूरा कर लेता है, उसका टेन्योर पूरा हो जाता है, वो सिक्योरिटी उसको वापस कर दी जाती है। यदि इनकी सिक्योरिटी वापस नहीं हो रही होती तो हम कहते कि भ्रष्टाचार है। यदि इनका जो है ये पैसे बताते कि अनरिकॉर्डेड है और ये जो आपके सामने जब ये इतने समझदार व्यक्ति थे तो ये सारी कार्रवाई अपने साथ में लेकर चलते, तो स्वाभाविक रूप से जब हम उस पर एक्शन नहीं लेते तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यदि विपक्ष की हर बात पे हम ये कहते रहे कि भाई जो है हम इसको खत्म कर देंगे तो वो युवा जो रोजगार में लगे, तो आप ये बताइए क्या हम उन्हें लगा पाएंगे? सिक्योरिटी मनी मैम अन्य एजेंसियों में तो नहीं ली जाती। अगर हम उपनल की बात करें वहाँ नहीं है, या जो भी एजेंसी, आप उपनल का सर्विस चार्ज टोटल कर लीजिए, आउटसोर्स का सर्विस चार्ज आप टोटल कर लीजिए, उसी से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो वो सर्विस चार्ज देखिए, उपनल तो एक प्रकार से सरकार की एक तरीके से एजेंसी है, ठीक है, उसकी सर्विस चार्ज को आप काउंट कर लीजिए और सामान्य उस एजेंसी की सर्विस चार्ज को आप काउंट कर लीजिए, ठीक हो गया। और जल्दी से जल्दी सेवा देने के परिप्रेक्ष्य में भी उस समय चूंकि आपको मालूम होगा 4-5 महीने से सैलरी नहीं थी, वो बहुत सारी विषम परिस्थितियां थी, फिर इसलिए नया टेंडर कॉल किया कि हमने तो ये भी कहा कि हम नया क्यों कर रहे हैं, उस समय ये भी विवाद हुआ था। हमने तो कहा था कि आप पुराना कंटिन्यू करो, जब मेरे निर्देश ये थे, यही मेरी लड़ाई भी थी कि भाई आप पुराना कंटिन्यू कर लीजिए, जब तक कर लीजिए जब तक आप नया कर नहीं लेते। लेकिन उन्होंने 5 महीने का पूरा गैप रखा, उन बच्चों की सैलरी नहीं मिल पाई, उन बच्चों को जो है रोजगार नहीं मिल पाया, कहीं ना कहीं वो बच्चे दिक्कत में रहे। उनके हित को रखने के लिए ही हमने ये निर्णय लिया था। टेक होम राशन टेंडर पे बड़ा बवाल हुआ, हरीश रावत ने तो मोर्चा खोला ही खोला, त्रिवेंद्र रावत भी उस पक्ष में आ गए थे कि नहीं भाई मंत्री रेखा आर्या गलत कर रही हैं। देखिए, जो टीएचआर को लेकर टेंडर कॉल करने की बात है तो भारत सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन थी कि आप इसमें टेंडर कॉल कीजिए और इसमें क्या क्या मेनू रहेगा वह भी बताया गया था। टीएचआर के रूप में टेक होम राशन में किसी भी प्रकार से कच्चा अनाज जो है ना जाना पाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि पूर्णतः न्यूट्रिशनल फूड आपका जाना चाहिए, केंद्र में आपका कुक्ड फूड जाना चाहिए, वहीं आके जो है उसको खाना चाहिए, या रेडी टू ईट फूड जो है वो हमें तैयार करना है ताकि आप बॉईल वाटर करें, उसमें घोलें और आप पी जाए। चूँकि टीएचआर इस प्रकार से बना हुआ था कि वो एक तरीके से राशन की किट थी और उस राशन की किट को जो है एक गर्भवती महिला या गर्भधात्री महिला या एक 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष का बच्चा, उसको परिवार का, जैसे हम परिवार के सदस्य है तो ऐसे ही वो सबका भोजन बनता था। पर्टिकुलर विभाग ने दिया किसको था? गर्भवती को दिया था, गर्भधात्री को दिया था और बच्चों को दिया था। लेकिन वो ऐसा ना होने के बजाय उसका स्वरूप ये हो रहा था कि वो पूरा परिवार का भोजन बन रहा था। और दूसरा ड्रॉबैक ये था कि राशन की क्वालिटी की शिकायतें हमारे पास भतेरी आ रही थी। इन सबको भी मैं अलग मानती हूँ, तो मैंने निर्णय इसी बात से किया, सोशल मीडिया में भी आप लोगों को भी मैंने उसकी प्रतिलिपियाँ दी है कि भारत सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि आप किसी भी तरीके से कच्चा राशन नहीं देंगे, आप पूर्णतः न्यूट्रिशनल फूड देंगे, रेडी टू ईट फूड देंगे, मशीनरी मेड फूड देंगे, चाहे फिर उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। चूंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप इतनी बड़ी यूनिट नहीं लगा सकते तो इसलिए उसको टेंडर प्रोसेस से गया, बकायदा भारत सरकार की गाइडलाइन उसमें आई हुई थी, जिसके कारण से, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमने वो निर्णय लिया था। अब एक पर्सनल क्वेश्चन भी है, पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है। आपके हस्बैंड को लेकर बहुत सारे विवाद आए, पहले किडनी कांड का विवाद आया, फिर बात आया कि बरेली में उनके लिए गैर जमानती वारंट जारी होता है, आप मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, अपने पति की वजह से आपको पॉलिटिकली कहीं पर लॉस हुआ है, या आप उससे कैसे निपटती हैं आप इस पूरी पॉलिटिकल क्राइसिस से? देखिए, यदि नीयत अच्छी होती है, मन सच्चा होता है, आपके कृत्य अच्छे होते हैं और कृत्य आपके सच्चे होते हैं तो आपको फिर किसी से डर नहीं लगता है। मैं समझती हूँ कि मेरे पति के ऊपर जिस प्रकार के भी आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए संबंधित व्यक्ति द्वारा भी या संबंधित कोई भी जो लगाने का प्रयास करते हैं, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ये जो उनकी जो मेरे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप है उससे स्वाभाविक रूप से इंसान चर्चा में बनता है। मुझे इसमें कोई घाटा नहीं लगता, और मुझे ये ज़रूर लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को इतना बुद्धि होना चाहिए कि यदि एक 30 साल वाला कोई मामला पुराना है तो आखिरकार उस पर आपको क्या स्टैंड लेना चाहिए। एक मामला जो कोर्ट में विचाराधीन है उस पर आपको कितना आपको बोलना है, कितना नहीं बोलना है, तो सीधी सीधी कोर्ट की अवमानना है। और आपको बहुत इंटरेस्ट है उस केस में तो मुझे तो लगता है कि आप ऐसी राजनीति करने से बेटर है कि आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाइए और रिक्वेस्ट करिए कि आपको भी पक्ष बनाएं और आपको भी सुना जाए। आप बेहतर जानकार हो सकते हैं उस मामले के। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थी उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या, जिन्होंने कई सवालों के सीधे जवाब दिए और इस बात को खारिज किया कि वो कांग्रेस में जा सकती हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ।